नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। केंद्र और राज्य के तालमेल से उत्तराखंड की खेती और गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में हुई इस समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और आपदा प्रबंधन सलाहकार विनय रोहिला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में वैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए देश भर में 2000 वैज्ञानिक टीमों का गठन किया गया है, जो जिलों में जाकर आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर लंबी अवधि की योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ की घेरबाड़ योजना पर चर्चा हुई, जिस पर चरणबद्ध प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण के लिए 1000 फार्म मशीनरी बैंक बनाने की दिशा में भी 400 करोड़ की मांग पर सहमति जताई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने झंगोर के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग रखी है, ताकि पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में कीवी मिशन, शहद उत्पादन और एग्जॉक्टिव जो वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी आश्वासन मिला है। वही हाउस ऑफ हिमालयाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में सहयोग देने पर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने, पीएम आवास योजना में अनुदान राशि 2 लाख करने और पीएमजीएसवाई की 100 परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए राज्य ने मांग रखी है, जिस पर केंद्र ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो। यहां तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं और लखपति दीदी बन रही हैं। कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा एशियन सब जूनियर मैन एंड विमेन कप एंड एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करेगी। इसके तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें हर साल 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सीएम ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जा रही है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य के अंदर हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां इन खेलों का एक सफल आयोजन हुआ, आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
उसके शुभारंभ के अवसर पर थे, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खेलों के समापन अवसर पर हम सबके बीच में आके हमको प्रोत्साहित करने का काम किया। और इससे बड़ी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया का सबसे अधिक प्रसिद्ध उनकी मन की बात का जो एपिसोड है, मन की बात के एपिसोड में भी उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उन्होंने राज्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सबको अपने तरफ से कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने का काम किया और ये 38वें राष्ट्रीय खेल, इन राष्ट्रीय खेलों ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने उत्तराखंड में 570 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स विकसित किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है, जिसका एक उदाहरण आज ये होने वाली प्रतियोगिता, ये पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भी है। इसके साथ ही आज विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन रही है। अभी जैसा खेल मंत्री रेखा जी ने बताया कि आज आइस स्केटिंग रिंग, जो कि भारत के अंदर अपने आप में एक अलग प्रकार की रिंग है, आज उसका भी एक बार जीर्णोद्धार होने के बाद आज उसका लोकार्पण किया गया है और आने वाले समय में वो हमारे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत शानदार स्थान होने वाला है। उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 23 प्रमुख शहरों में खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ले पाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार एक नवीन खेल नीति भी हमने प्रदेश के अंदर लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत करीब एक दशक के बाद राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आइस रिंग को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत तौर से इसकी शुरुआत करी। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य व विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खिलाड़ियों ने भी आइस हॉकी खेल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया, वैसे ही इस आइस रिंग में भी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन देखने को मिलेंगे। देखिए, आज बेहद खुशी हो रही है कि एक आइस रिंग जिसको लेकर विगत कई वर्षों से कई प्रकार की बातें कही जाती थी, और मुझे आज खुशी हो रही है कि इसी आइस रिंग में जहां हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय खेलों की लोगो से लेकर, हमने अपने स्लोगन से लेकर, हमने एंथम से लेकर, हमने अपनी टी शर्ट से लेकर, जर्सी से लेकर इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम यहां पर आहूत किया था। आप हम सब ने देखा था कि कितना बृहद स्तर पर कार्यक्रम हुआ। तो वहीं से इसके शुभ संकेत जो है प्रारंभ हो गए थे कि हमें आइस रिंग को पुनर्जीवित करना है, वहीं से संकल्पित हो गए थे। वह कार्यक्रम भी सफल रहा और आज खुशी है कि वो दिन आया जिस दिन आइस रिंग की जो हम सबको इंतजार था कि आइस रिंग एक सफेद हाथी के रूप में जो है स्थापित हो गया है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो है ये सफेद हाथी बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए। आज ये पुनर्जीवित हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें जो प्रतिदिन बिजली का खर्चा आ रहा था, जिसको कि विभाग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसका एक विकल्प सोलर ऊर्जा के रूप में निकाल लिया गया है। और आज जितनी
जितनी एनर्जी मिल रही है वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, और आज जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही बचत भी हो रही है। तो निश्चित रूप से ये आइस रिंग अपने आप में ऐतिहासिक बना है, पूरे भारतवर्ष का सिंगल है, मैं तो कहूँगी पूरे एशिया में एक सिंगल आइस रिंग हमारा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें हमेशा एक्टिविटीज होती रहेंगी। आज हम सब लोग ने जिस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन देखा है कि हमारे जो स्केटिंग के बच्चे हैं वो नेशनल प्लेयर हैं, और वो आने वाले समय के लिए एशियन चैंपियनशिप के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार 1 महीने वो अपनी तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे शुभ संकेत प्रारंभ हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज जो अपना महत्वपूर्ण। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब यात्रियों को खराब मौसम के चलते चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD द्वारा उत्तरकाशी जिले के लिए 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि 6, 7 और 8 तारीख को उत्तरकाशी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चारधाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। इन दोनों धामों के दर्शन पर जा रहे यात्रियों को खराब मौसम के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन दोनों ही धामों के रूट पर बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड जोन भी मौजूद है, जो कि शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन सभी बातों के मद्देनजर उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही इन 3 दिनों तक यात्रा रूट पर जिला प्रशासन, SDRF, NDRF जैसे राहत बचाव दलों की तैनाती भी की जाएगी। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी हालत में चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी की गई है। वहीं शाम को जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कराने वाले 3 दिनों में आपदा प्रबंधन के तमाम दिशा निर्देश देने का काम भी किया जाएगा। पहले से जानकारी थी हम लोगों को कि बरसात होगी, और सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। 5 से 7 तक के लिए पहले था ऑरेंज अलर्ट मैक्सिमम जनपदों के लिए। आज जो अलर्ट जारी हुआ है IMD के द्वारा, उसमें उत्तरकाशी में रेड अलर्ट भी दिखाया गया है। जहां पर रेड अलर्ट दिखाया जाता है वहां पर थोड़ा सा बरसात ज़्यादा होती है, खतरे की संभावना ज़्यादा होती है। आज शाम को बैठक अभी रखी है हमने जनपदों के साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे और जो सावधानी बरती जानी है उसके बारे में निर्देश दिया जाएगा। सावधानी बरती जाएगी। प्रयास ये होगा कि कोई भी श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा पे आए हैं, या पर्यटक जो उत्तराखंड की यात्रा पे आए हैं, या हमारे स्थानीय नागरिक, स्थानीय निवासी, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न होने पावे बरसात के कारण। और अगर कहीं मलबा आता है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, और जिला देहरादून के ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप और हरबटपुर में भी कैंप बनाया गया है, जहां आकर श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा रहे हैं। उसको देखते हुए जिला देहरादून में खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय है, और चारधाम यात्रियों को अच्छा खाना मिल सके उसके लिए चेकिंग लगातार अभियान चला जा रहा है। और देहरादून के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सिंह स्याना ने कहा है कि सभी यात्रियों को सही भोजन मिल सके, इसकी गुणवत्ता के लिए भी ऋषिकेश और हरबटपुर में टीम मौजूद है, और टीमों के द्वारा वहां लगे हुए खाने के स्टॉल पर खानों की लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सही खाना मिल सके और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। जैसे आपको मालूम है कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, तो जो भी हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको जो है सुरक्षित और साफ अच्छा खाना मिले, इसके लिए हमारी जो टीमें हैं लगातार चेकिंग कर रही हैं। अभी हमारे जो जनपद में हैं 2 मेनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। एक तो ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में, और दूसरा विकास नगर हरबटपुर में जो कैंप में हो रहा है। वहाँ पर क्योंकि पब्लिक को जो है ट्रांजिट कैंप में जो है कोई संस्था द्वारा निःशुल्क खाना दिया जा रहा है, तो उसकी भी जो है वहाँ के लिए हमने एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जो ऋषिकेश में संतोष कुमार, उनको डेप्यूटेड किया है, जो डेली चेक करेंगे वहाँ पे और हमको रिपोर्ट देंगे। दूसरा जो विकास नगर में है, वहाँ पे भी हमारे जो विकास नगर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो जाते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। और मेनली जो ओवर रेटिंग है, कोई ज़्यादा खाना नहीं मिले उसके लिए जो है ज़्यादा प्राइस न ले, इसके लिए जो है वहाँ पे जो हरबटपुर में है हमने उनको जो है रेट लिस्ट चिपका गया है।
नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर इस बार भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा के हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह विश ने लगाया है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में नैनीताल सांसद अजय भट्ट दिशा की बैठक ले रहे थे और इस दौरान हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह विश ने प्राधिकरण की पोल खोलते हुए मकान के छोटे छोटे नक्शा पास करने के एवज अधिकारियों द्वारा 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए संसद के सामने अपना पीड़ा व्यक्त की। फिलहाल इस पूरे मामले में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने प्राधिकरण के साथ बैठक कर लोगों की समस्याओं को हल करने की बात कही है। वहीं भाजपा में गजराज विष्ट का प्राधिकरण पर लगाया गया गंभीर आरोप सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। वे इस पूरे मामले में सांसद अजय भट्ट का कहना है कि मेयर द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। पूरे मामले में वे अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का निराकरण करेंगे। परेशानी तो है, मैं निश्चित कुछ दिनों में प्राधिकरण के अधिकारियों से के साथ अलग से बैठक भी करना चाहूँगा। प्राधिकरण लोगों की सुविधा के लिए है। कोई भी योजना सरकार की होती है, लोगों को राहत देने के लिए होती है। जो दर्द दे, जो कांटे की तरह से खटकती रहती है, ऐसी पीड़ा देती है जैसे कांटा चुभ गया हो पैर में, तो उस पर हमको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जिस किस्म के आरोप यहाँ पर आए हैं, जिस किस्म से यहाँ लोगों ने कहा है प्राधिकरण पर, तो उसके बारे में एक बार निराकरण करना, अधिकारियों के साथ अलग से बैठना आवश्यक है। प्राधिकरण लोगों के लिए, विकास कार्यों के लिए एक सुनियोजित विकास करने के लिए बनते हैं, ताकि अनियंत्रित विकास भी ना हो और गलत तरीके से कहीं पर निर्माण कार्य उल्टे सुल्टे न दिखाई दें, सही तरीके से हों। लेकिन अगर उसका दुष्प्रयोग होता है, दुरुपयोग होता है, तो उसके लिए रोकने के लिए भी साधन है। जो कहा है देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रसारित करने वालों को खास चेतावनी दी है। देहरादून पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर जानकारी के अभाव के चलते गलत भ्रामक खबरें पोस्ट कर देते हैं, जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों पर पुलिस की खास नजर है और पुलिस के द्वारा ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा पोस्ट को पुलिस के द्वारा डिलीट कराया गया है और अगर कोई भी गलत तरीके की पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये किसी घटनाओं को लेकर अगर सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक, अपुष्ट या पूर्ण प्रकार की अगर कोई भी सूचना प्रकाशित करता है या प्रचारित करता है, पोस्ट करता है, तो देखिए उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जैसा आप विदित हैं कि पिछले कई दिनों में हमारे द्वारा सैकड़ों पोस्ट को डिलीट किया गया है और इसमें हमारे द्वारा जो है 126/135 BNSS के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता तो उसके विरुद्ध जो है सक्षम धाराओं में जो है FIR भी की गई है। आप जानकारी में आपका होगा ही कि विगत दिनों में भी हमारे द्वारा कई FIR और कई ऐसे व्यक्तियों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर उनसे काउंसलिंग की गई है और उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की गई है। और ये मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, देखिए अगर कोई घटना होती है तो उसके संबंध में पहले पूरी अपनी जानकारी रख लीजिए, पहले जानकारी करिए। उसके बावजूद अगर आपको लगता है तो कोई ऐसा पोस्ट या जो भी आपको कहना है, देखिए सोशल मीडिया एक टूल है, उसका सदुपयोग किया जाए। एक वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो सही बातें और जो पुष्ट और जो भ्रामक ना हो किसी भी प्रकार से, ऐसी बातों को अगर डाला जाए तो वो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप कोई घटना दुर्घटना होती है आप उसकी बिना छानबीन किए, उसकी अपूर्ण तथ्यों के आधार पर अगर आप कोई सूचना ऐसे प्रकाशित करते हैं तो ये मान के चलिए कि देहरादून पुलिस के द्वारा आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आपकी जो पोस्ट है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है और आपके द्वारा अगर ऐसे कोई भ्रामक तथ्य पब्लिक को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले के सभी विकास खंडों में फार्मिंग आधारित सोलर योजनाओं के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में RPO योजना के तहत 200 मेगावाट लक्ष्य के अपेक्षा
सापेक्ष 24 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग 9 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इन संयंत्रों के माध्यम से 100 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 271 प्लांट के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी को आवेदन पत्र जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 42 प्लांट स्थापित होकर संचालित भी हो रहे हैं, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है और जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएंगे। ये योजना न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। ये पहल राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सब्सिडियों के तहत सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं विकासकर्ताओं द्वारा। इनमें प्रमुखतः 200 मेगावाट के आरपीओ के तहत यहाँ 24 प्लांट स्थापित किए गए थे, जिसमें करीबन 9 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है अभी, और करीबन 101 लोगों को इसमें डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार के तहत 271 प्लांटों का आवेदन किया गया है, जिनको आवंटन पत्र जारी किए गए। इसमें से 42 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और ग्रिड में इनका संचालन किया जा रहा है, और बाकी प्लांटों का भी कार्य प्रगति पर है, जो जल्द ही इस साल वित्तीय वर्ष में ग्रिड से। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।